सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति की लाइव कक्षा को हम पढ़ रहे हैं और कल हमने अष्टाध्यायी महाभाष्य की लाइव कक्षा संख्या 206 को पढ़ा था। 206 कक्षाएं हमारी हो गई हैं मित्रों। आज हम 207वीं कक्षा को पढ़ेंगे और आप सभी पाठकों को मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस कक्षा के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से ये संपूर्ण अष्टाध्यायी भाष्य ये आप पुस्तक देख रहे हैं, इसके अंदर संपूर्ण महर्षि पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या है, सिद्धियां हैं, सब कुछ है इसके अंदर। इसको मैं पढ़ा रहा हूं। ये पुस्तकें आपके पास में होना चाहिए। आप यदि संस्कृत भाषा के व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं महर्षि पाणिनि के, तो ये पुस्तकें आप अवश्य मंगा लीजिएगा। ये पुस्तकों को आप अपने आसपास में कहीं से यदि प्राप्त हो सकती हैं तो मंगा सकते हैं, अथवा आपको यदि कहीं प्राप्त नहीं होती हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है devvani-sanskritam.com। उस पर क्लिक करके आप ऑर्डर करके इन तीनों पुस्तकों को मंगा सकते हैं। ये इसका प्रथम भाग है और ये इसका द्वितीय भाग है और ये तृतीय भाग है। इसके अंदर प्रथम भाग के अंदर 3 अध्यायों की व्याख्या, सिद्धियां आदि सब कुछ है, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर इस दूसरे भाग के अंदर चौथे और 5वें अध्याय का व्याख्यान है, सिद्धियां हैं, सब कुछ है। और इस तीसरे भाग के अंदर 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय के सूत्रों का व्याख्यान है। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 3 भागों के अंदर संपूर्ण सूत्रों के अर्थ आपको क्रमानुसार प्राप्त हो जाते हैं। और क्योंकि स्वयं कोई इनको नहीं पढ़ सकता है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। पुस्तकें आपको मिल सकती हैं। यदि वेबसाइट पर परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप पर नंबर पर 9582104261 इस नंबर पर संपर्क करके भी आप इन पुस्तकों को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हम पुस्तक नहीं बेच रहे हैं, पुस्तक लेना आपको अनिवार्य नहीं है, हमसे लेना अनिवार्य नहीं है, लेना भी अनिवार्य नहीं है। आपकी सुविधा के लिए यदि जो भी पाठक चाहते हैं कि पुस्तक भी चाहिए, उनके लिए ये सूचना है। नहीं तो आप सोचें कि हम पुस्तकों का व्यापार कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा पढ़ा रहे हैं आपको। चलिएगा मित्रों, तो अब हम कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, मैंने आपको। सूत्र था आपका ये था, वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। काफी विस्तार से 1 घंटे से अधिक की कक्षा में ये सूत्र पूरा पढ़ाया गया है। आप समझ सकते हैं कि ऑफलाइन में भी इतना समझा करके लिख करके कोई नहीं पढ़ाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब इसके आगे का सूत्र है वो भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, इसलिए अब आपको कठिनाई नहीं होगी आगे समझने में। अब पाद के अंत तक सूत्रों को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। चलिएगा, आगे का सूत्र है मित्रों आपका त्रिपुंच 1 2 66। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आती है, वृद्धो यूना की अनुवृत्ति आती है और ऊपर से तल्लक्षणश्चेदेव विशेषा की, कुल मिलाकर के पूरी अनुवृत्ति आ जाती है, ठीक है। तो ये अनुवृत्तियां आती हैं, ठीक है। चलिएगा, पदच्छेद देखते हैं। स्त्री प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, सुमत ये अव्यय पद है, ठीक है। च अव्यय पद है।
अनुवृत्ति आई रही है इसके अंदर। वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः और शेषः। शेषः ऊपर से आ रहा है, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, उसे शेष पद आ गया टूट करके। ठीक है, आइएगा। अर्थः वृद्धा अर्थात गोत्र प्रत्ययांता स्त्री यूना सह शिष्यते युवा निवर्तते सा च स्त्री पुंवद्भवति वृद्ध युव निमित्तकमेव चेत वैरूप्यम स्यात्। ठीक है, समझ लीजिएगा। ऊपर वाले सूत्र में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि गोत्र प्रत्यांत माने वृद्ध माने गोत्र प्रत्यांत शब्द, युवा प्रत्यांत शब्द के साथ में युवा प्रत्यांत शब्द हट जाता है और गोत्र प्रत्यांत रह जाता है। परंतु वो शब्द कैसे होने चाहिए? वो शब्द ऐसे होने चाहिए कि केवल गोत्र और वृद्ध और युवा प्रत्यय का ही भेद हो, बाकी सब कुछ समान हो। ठीक है, वो क्या है? सामान्य था। ठीक है, यहां पर कहते हैं कि कोई यदि गोत्र प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग है, क्या क्या कहा? स्त्रीलिंग है, तो गोत्र प्रत्यांत शब्द स्त्री को कहने वाला है। कोई लड़की है वो जिस गोत्र से जानी जाती है, ठीक है, अपने पिता के गोत्र में, तो कहते हैं कि गोत्र प्रत्यांता जो स्त्री वाची शब्द है वो क्या है? यूना साह शिष्यते, माने युव प्रत्यय। क्या है? युव प्रत्यय माने युवा संज्ञा में आए हुए प्रत्यय। क्या है? पुरुषवाची। ठीक है, उसके साथ में एक शेष होता है और स्त्रीवाची शब्द क्या है? वो स्त्रीवाची शब्द शेष रह जाता है। माने स्त्री माने स्त्रीलिंग वाची जो शब्द है गोत्र प्रत्यांत, वो युवा प्रत्यय के साथ में शेष रह जाता है और युवा हट जाता है। युवा माने युवा प्रत्यांत शब्द निवर्तते मन हट जाता है। और कहते हैं साच, और साच सा स्त्री, जो स्त्रीवाची शब्द है, गोत्र प्रत्यांत जो स्त्रीवाची शब्द बचा अब, ठीक है, उसको भी क्या कर देते हैं? भवती, पुल्लिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पुल्लिंग। अर्थात पहले स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द था, उससे स्त्रीलिंग का प्रत्यय आ गया, तो स्त्रीलिंग का जो शब्द बचा हुआ है उसको क्या है? वो पुल्लिंग में कैसा बनता है? उस पुल्लिंग को बना देते हैं और स्त्री प्रत्यय को भी हटा देते हैं। ठीक है, वृद्धा युवा निमित्तक एव चेत वैरूप्यम स्यात्। बस केवल भेद कितना होना चाहिए? वृद्ध माने गोत्र संज्ञा और युवा संज्ञा का ही भेद होना चाहिए उन दोनों शब्दों में। ठीक है, बिल्कुल ये क्या है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी नीचे दिखेगा और सिद्धि अभी मैं करा दूंगा संक्षिप्त, उसमें आराम से समझ में आएगा। और ठीक है, उदाहरण दिया इसमें गार्गी च गार्ग्यायणश्च गार्ग्यौ। ठीक है, वात्सी च वात्स्यायनश्च वात्स्यौ। ठीक है, क्या कहा? गार्गी माने गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने वाली कोई स्त्री, और गार्ग्यायण, गार्ग्यायण तो हमने कल ही पढ़ा था, माने गर्ग के वंश परंपरा में उत्पन्न होने वाला युवा संज्ञक कोई पुरुष। ठीक है, ये अर्थ हो गया। अब इनका यहां एक शेष करने चलेंगे तो क्या बनता है? गार्ग्यौ। गार्ग्यौ का अर्थ क्या हुआ? गर्ग गोत्र संज्ञक कोई स्त्री और गर्ग वंश में उत्पन्न हुआ युवा संज्ञक कोई पुरुष, दो का बोध होता है गार्ग्यौ।
ठीक है। ऐसे ही वात्सी च वात्स्यायनश्च वात्स्यौ, ठीक है। यहां पर भी यही बात है कि वत्स गोत्र में उत्पन्न हुई कोई स्त्री और वत्स वंश में उत्पन्न हुआ युव संज्ञक कोई पुरुष, उनका एक शेष हो गया, ठीक है। ऊपर वाले सूत्र से अभी देखेंगे, ऊपर वाले सूत्र से इसमें थोड़ा सा कुछ काम नहीं हो पा रहा था, वो कर दिया इसमें, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो मैंने आपको कल बना के बता दिया कि गार्ग्यायण युवा पत्त में फक प्रत्यय हुआ था, ठीक है। ये तो आपको पूरा पक्का है कि ये क्या है, युव संज्ञक शब्द है। गार्गी, गार्गी, गार्गी कैसे बनता है? गार्गी आपने नाम सुना होगा भाई, गार्गी उपनिषद में गार्गी एक विदुषी हुई है, ठीक है। तो जो कह रहे गार्गी पुरुष को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? गार्ग्य। क्या बोलते हैं? कल यही तो हमने पढ़ा था, पुरुष में यदि गोत्र को कहेंगे तो क्या शब्द बना था आपका? यहां पर बनाता ये गार्ग्य, गार्ग्य, ठीक है। गार्ग्य माने गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, गोत्र संज्ञक, परंतु कोई स्त्री को कहना होगा उसी कुल में, ठीक है। तो कहते हैं कि वो बनता है गार्गी, गार्गी बनता है। गार्गी कैसे बनता है यहां संक्षिप्त में देख लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं कि गार्गी च गार्ग्याणश्च गार्ग्यौ, यहां पर ये जो गार्गी शब्द है ये कैसे बना है? गार्ग्य है, पहले हमको क्या बनाना पड़ता है? गार्ग्य बनाना पड़ता है। गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, ठीक है। गोत्रापत्य में जो कल हमने प्रत्यय लिया था, ठीक है, गोत्रादिभ्यो यही से यही प्रत्यय हो गया, कल गार्ग्य बनाया है, उसको वैसा का वैसा ही ले लेंगे, ठीक है। अब ये तो पुरुष को, ये तो सामान्य है, गोत्र में चाहे कोई भी हो, परंतु क्या है, यदि गोत्र में यदि स्त्री को कहना होता है तो एक प्रत्यय और नया आता है स्त्री को कहने के लिए। इसी से गोत्र प्रत्यांत से शब्द से यश्च, क्या यश्च, ये 4 1 16 का है। ये कहता है कि यदि यही प्रत्यांत कोई शब्द है और उससे स्त्री को कहना है किसी को, तो उसमें क्या प्रत्यय होता है? गीप और होता है। ये यही प्रत्यांत है। हमने गर्ग से क्या बनाया था? गर्ग और यही, ऐसा ही तो आया था, गर्गादिभ्यो यहीं से यहीं आया था, तो ये यही प्रत्यांत शब्द है। अब इससे हमको स्त्री को कहना है तो स्त्री को कहने के लिए अलग से प्रत्यय आता है यश्च। इससे क्या हो गया? गीप हो गया। गीप हो गया तो ये मानिएगा ये गार्ग्य शब्द है आपका, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया? गीप हो गया। गीप का प चला जाता है, चला जाता है, संज्ञा हो जाती है, ई बचता है, ठीक है। ध्यान देंगे, ई बचता है, ऐसी स्थिति हो गई है। क्या हो गई? गार्ग्य और ई, ठीक है। अब आइएगा आगे, यहां पर ये हो गया गार्ग्य, गीप का ई बचेगा, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पर ई के परे रहते क्या हो जाता है? यची भम। क्या है? यची भम, माने प्रथम अध्याय के 4थे पाद में जो भसंज्ञा करने वाला है, बहुत बार लगा है। क्या है? यची भम, ठीक है। यची भम से क्या हो जाती है? इसकी भसंज्ञा हो जाती है, गार्ग्य शब्द की ई के परे रहते। तो भसंज्ञा होने पर क्या है? भस्य के अधिकार में और अंग संज्ञा के अधिकार में यस्येति च से क्या हो जाता है? इस आकार का गार्ग्य के या का आकार लोप हो जाता है, बस आकार का लोप हो गया, ठीक है। अब आकार का लोप होने के बाद फिर क्या एक सूत्र है वहां पर? हलस्तद्धितस्य च, ठीक है। हलस्तद्धितस्य च है। ये कहता है कि व्यंजन से उत्तर, क्या है? व्यंजन से उत्तर कोई भी तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय का यकार भसंज्ञक हो और अंग हो तो उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब देखिएगा यहां पर क्या स्थिति हो गई थी आपकी? ये था गार्ग्य और ये ई, ठीक है। ये वाले आ का लोप हो गया,
का लोप होने पर क्या बना, गार्ग्य। ठीक है, ये हलंत हो गया और ये ई है। ठीक है, ये लग गया। अब ये लगेगा, इसकी भाषांया तो है ही, इसके परे रहते। अब क्या है, हल से उत्तर, माने ये क्या है, गा क्या व्यंजन में आ रहा, हल में आ रहा है। हल से उत्तर तद्धित यकार, तद्धितस्य यकारस्य, तद्धित यकार, ये क्या है, ये तद्धित प्रत्यय था। ये जो यही प्रत्यय हुआ था गर्गादिभ्यो, यहीं से, वो क्या था, यही प्रत्यय तद्धित था, तद्धिता से। तद्धित होने के कारण से इससे क्या हो गया, व्यंजन से उत्तर तद्धित यकार का लोप हो गया। इससे यकार का लोप होकर के क्या बना, गार्ग और ई। ठीक है, तो क्या बनेगा, गार्गी। गोत्र प्रत्यांत स्त्रीलिंगवाची शब्द बन गया। अब गार्गी क्या है, गार्गी किसको कहा जा रहा है, गर्ग गोत्र की कोई, गर्ग गोत्र, गर्ग के वंश में गोत्र संज्ञा को प्राप्त कोई स्त्री। ठीक है, तो कहते हैं ये गार्गी बन गया। अब गार्गी बन गया और उसी के वहीं पर कुल में कोई और उसका भाई आदि है। ठीक है, भाई या और भी कोई होगा जो बड़ा कुल हो गया है गर्ग, तो उसी में कोई युवा संज्ञक कोई पुरुष है। दोनों को कहना है, तो दोनों को कहना है तो एक शब्द से कहना है, दो अलग अलग शब्द नहीं प्रयोग करने हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि यदि गर्ग गोत्र की स्त्री को और गर्ग वंश में उत्पन्न होने वाले किसी युवा संज्ञक पुरुष को कहना है तो एक शब्द से ही कह सकते हैं आप, दो की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें ये नियम लगा कि यदि गर्ग गोत्र का की कोई स्त्रीवाची शब्द है और युवा प्रत्यय युव संज्ञक कोई शब्द है तो उसमें क्या है, युव संज्ञक शब्द हट जाएगा और स्त्रीलिंगवाची जो शब्द है वो बच जाएगा, गोत्रवाची। और साथ में उस जो गोत्र प्रत्यांत स्त्रीवाची शब्द है उसको भी पुल्लिंग के समान कर देंगे। पुल्लिंग के समान कौन करेगा, ये सूत्र करेगा, यही एक शेष करेगा और यही करेगा पुल्लिंग। अब देखिएगा, तो प्रकृत सूत्र से गार्गी शेष रह गया, गार्ग्यायण युवा प्रत्यांत हट गया। ठीक है, तथा प्रकृत सूत्र से गार्गी को, मानिएगा ये आपके पास में दो शब्द थे, क्या था, गार्गी और गार्ग्यायण। ठीक है, गार्ग्यायण। अब इन दोनों का हमने एक शेष किया, च लगा सकते हैं, गार्गी च गार्ग्यायण, च दिखाने के लिए मैंने गार्गी और गार्ग्यायण एक शेष किया। ठीक है, ये एक शेष किया तो ये तो हट गया, ये हट गया, क्या बचा, गार्गी। अब कहते हैं किससे हटा, इसी सूत्र से हटा है, स्त्री पुंछ, स्त्री शेष रह गया केवल। और इन दोनों में क्या अंतर है, केवल गोत्र प्रत्यांत है और ये युवा प्रत्यय, बस इतना ही भेद है और कोई भेद नहीं है। ठीक है, अब कहते हैं ये गार्गी शेष रह गया, कहते हैं इसको भी पुल्लिंग हो जाता है, अर्थात गार्गी क्या है, गोत्र प्रत्यांत शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो इसका ही गोत्र प्रत्यांत शब्द जो पुल्लिंग होता है वैसा हो जाता है। तो गार्गी में गोत्र प्रत्यांत पुल्लिंग में क्या बनता है, गार्ग्य बनता है, गार्गी से ही तो बनाया था, तो गार्ग्य बनता है, ये पुरुष को कहता है। ठीक है, ये पुरुष को कहता है, तो अब क्या है, ये बच गया, माने स्त्री पुंछ, माने पुल्लिंग के समान हो गया। ठीक है, अर्थ नहीं बदला, केवल शब्द का रूप बदल गया, तो गार्ग्य बन गया। ठीक है, अब ये गार्ग्य, गार्गी और गार्ग्यायण दोनों को कह रहा है, माने गर्ग गोत्र की उत्पन्न कोई स्त्री है उसको भी कह रहा है, और गर्ग वंश में उत्पन्न होने वाला कोई युवा संज्ञक पुरुष है उसको भी कह रहा है, दो को कह रहा है। अब दो को कह रहा है तो द्विवचन का औ आ जाएगा, स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो। ठीक है, औ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, गार्ग्यऊ बन गया, ये गार्ग्यऊ। ठीक है, गार्ग्यऊ बन गया, बस इतना ही है। तो गार्ग्यऊ से गार्गी माने गर्ग की पौत्री। ठीक है, और एवं गार्ग्यायण माने गर्ग के प्रपौत्र। ठीक है, गर्ग के प्रपौत्र माने गर्ग का
पुत्र का पुत्र, पौत्र का पुत्र, ठीक है, पौत्र का पुत्र या आगे कोई भी हो सकता है, तो वो उसका बोध हो, दोनों का ही बोध हुआ करेगा। तो ये इस सूत्र का प्रयोजन है। इसी प्रकार से दूसरा भी इसी प्रकार का उदाहरण है, आपका पूरा का पूरा ऐसे ही घटा लेना है आपको। ये वात्सी च वात्स्यायनश्च वात्स्यौ, ठीक है, यहां पर भी वही यही प्रत्यय जैसे कल हमने बनाया था वैसे ही यहां पर ये सारे सूत्र गार्गी बनाया, वैसे यहाँ मूल शब्द गार्ग्य था, गर्ग से गार्ग्य बना लिया, यहाँ वात से बना लिया, वात से स्त्रीलिंग में वात्सी बन जाएगा। यहाँ पर भी यकार का लोप हो जाएगा, ठीक है, और आकार का लोप हो जाएगा, ई आ जाएगा, और फिर पुंवत हो जाएगा। माने पुंवत का अर्थ है पुल्लिंग के समान हो जाता है शब्द का रूप, स्वरूप, ठीक, कठिन नहीं है, ठीक है। केवल अंतर इतना ही होना चाहिए कि केवल गर्ग गोत्र प्रत्यांत और युव प्रत्यांत शब्द का ही भेद होना चाहिए, बाकी सब कुछ समान होना चाहिए। ऐसा दोनों में आप देख रहे हैं यहाँ इन उदाहरणों में। चलिएगा अब आगे चलते हैं मित्रों। ये देखिए, अब सरल सूत्र है, कुछ नहीं है, अब तो और सरल हो गए। पुमान स्त्रिया, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 67वां सूत्र है, ठीक है। पुमान प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, स्त्रिया तृतीया विभक्ति एक वचनांतम, दो पद हैं इसके अंदर। अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है इसमें मित्रों, तल लक्षणश्चेदेव विशेषः और शेषः, ठीक है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अब आपका वृद्धो युना तल्लक्षणश्चेद विषय वो हट गया, ठीक है, वृद्धो युना वाला हट गया, और अब गोत्र प्रत्यय और विवाह प्रत्यय वाली बात समाप्त हो गई, अब सामान्य आ गया, ठीक है। कहते हैं पुमान स्त्रिया सह शिष्यते स्त्री निवर्तते तल्लक्षण एव चेत विशेषो भवेत् लिंग भेद एव चेत स्यादन्यत् प्रकृत्यादिकं सर्वं समानं भवेदित्यर्थः। सरल है। ये कहते हैं कि कोई पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द स्त्रिया सामान्य स्त्रीलिंगवाची शब्द के साथ में शिष्यति मन शेष रह जाता है, स्त्री निवर्तते मन स्त्रीलिंगवाची शब्द हट जाता है, ठीक है। तल्लक्षण एव चेत विशेष भवेत्, केवल उन शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही भेद होना चाहिए, तो और सब कुछ समान होना चाहिए, सब कुछ समान होना चाहिए, केवल उसमें स्त्रीलिंग का प्रत्यय अधिक है उसमें, और वो पुमान को कहता है, बस इतना ही भेद होना चाहिए। लिंग भेद एव चेत स्यात्, लिंग भेद ही होना चाहिए केवल, अन्य प्रकृत्यादिकम सर्वम समानम भवेत इत्यर्थ है। अन्य जो शब्द की प्रकृति मूल शब्द है वो समान होना चाहिए। उदाहरण है ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ, ठीक है। देखिए ब्राह्मण ये पुल्लिंग है और ये ब्राह्मणी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। दोनों को कहना होगा ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तो दो शब्द नहीं प्रयोग करने, आपको एक ही शब्द प्रयोग कर देना ब्राह्मणौ। ब्राह्मणों से भी बोध हो जाएगा कि आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कह रहे हैं। अब देखिएगा इनमें क्या अंतर है, ये पूरे शब्द समान है, केवल लिंग का भेद है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, और तो बाकी समान है, समान है बिल्कुल, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंगवाची शब्द हट जाएगा, ये पुरुष रह जाएगा, और इसका भी बोध कराने वाला ये शब्द ही बन जाएगा, दोनों का बोध कराएगा। ब्राह्मणौ माने ब्राह्मण स्त्री और ब्राह्मण पुरुष, दोनों का बोध होगा, ठीक है। ऐसे ही कुक्कुटश्चा कुक्कुटीचा कुक्कुटौ, ठीक है, माने कुक्कुटा का अर्थ होता है मुर्गा, तो होता है मुर्गा, तो मुर्गा और मुर्गी को कहना होगा तो क्या बोलते हैं, कुक्कुटौ बोलते हैं संस्कृत में। ये स्त्रीलिंग हट जाएगा और ये पुरुष आ जाएगा, और दो को दो है इसलिए द्विवचन आ जाएगा, ठीक है। ये व्यवस्था बनाई है,
यदि मुर्गा मुर्गी को साथ कहना है, दोनों को बताना है, तो उसके लिए क्या है, मुर्गा को कहने वाला शब्द प्रयोग होगा, मुर्गी को कहने वाला नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये लोक में प्रचलित संस्कृत की वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से। ऐसे ही यदि समाज में कह रहे होंगे ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी, कोई एक ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण स्त्री जा रहे हैं, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये ब्राह्मण जा रहा है, ये ब्राह्मण जा रही है, उसके स्थान में हम कह देंगे ब्राह्मण गच्छतः। तो अपने आप समझ जाएंगे, ब्राह्मण गच्छतः माने ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण स्त्री जा रही है। ठीक है, और ब्राह्मण ब्राह्मण दो ब्राह्मण जा रहे हैं, तो उसके लिए भी यही प्रयोग होगा, तो भी यही प्रयोग होगा, वो उस सूत्र से हो जाएगा। ठीक है, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्त उसे, तो वो प्रसंग के अनुसार ज्ञात होगा कि ब्राह्मण शब्द से कहां पर स्त्री, ब्राह्मण स्त्री और ब्राह्मण पुरुष को कहा जा रहा है, कहां पर ब्राह्मण पुरुषों को कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। आइए, ऐसे ही मुर्गा और मुर्गी को मुर्गा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर और पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द के साथ शेष रह जाता है, स्त्रीलिंग शब्द हट जाता है यदि उन शब्दों में स्त्रीत्व पुंस्त्व कृति ही विशेष हो, अन्य प्रकृति आदि सब समान ही हो। ब्राह्मणश्च ब्राह्मणीच में प्रकृति दोनों एक ही है, एक पुल्लिंग है दूसरा स्त्रीलिंग है, सो पुल्लिंग ब्राह्मण शब्द शेष रह गया, और तो ब्राह्मण मान ब्राह्मण और ब्राह्मणी बना। इसी प्रकार कुक्कुटऊ मुर्गा और मुर्गी में भी जाने। ठीक है, सरल है, कुछ परेशानी नहीं है, ये आपको बनाना नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, बनाने से रूप सिद्धि तो आगे आपको बताएंगे, वैसे तो हमने करा ही दिया है आपको। ठीक है, चलिएगा आगे। सूत्र है, सरल सूत्र है, भ्रातृपुत्रौ स्वश्री दुहितृभ्याम 1-2-68। भ्रातृपुत्रौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम, स्वश्री दुहितृभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचनांतम। ठीक है, समास, समास भ्राता च पुत्रश्च भ्रातृपुत्रौ इतरेतरयोग द्वन्द्वः, स्वसा च दुहिता च स्वश्री दुहितरौ ताभ्याम स्वश्री दुहितृभ्याम इतरेतर योग द्वन्द्वः। ठीक है, बहुत सुंदर। ये माने भ्राता और पुत्र, भ्राता का अर्थ होता भाई। ठीक है, तो भ्रातृ शब्द है मूल, और ऐसे पुत्र शब्द है, पुत्र का अर्थ होता बेटा, स्वसा का अर्थ होता है बहन, और दुहिता का अर्थ होता है बेटी, पुत्री। ठीक है, तो दोनों में क्या है, इतरेतर योग द्वंद्व, यहां पर भी यहां पर भी। ठीक है, चलिएगा आगे आइए। अर्थ भ्रातृपुत्रौ शब्दौ यथाक्रमं स्वश्री दुहितृभ्याम शब्दाभ्याम सह शिष्येते स्वश्री दुहितरौ निवर्तेते। सरल है, कहते हैं भ्रातृ और पुत्र ये दो शब्द हैं, भाई और पुत्र हैं। ठीक है, और ये दो शब्द हैं स्वश्री और दुहित्री। ठीक है, तो कहते हैं यथाक्रमम, यथाक्रमम माने ये वाला शब्द इसके साथ में, भ्रातृ शब्द स्वश्री के साथ में, और पुत्र शब्द दुहित्री के साथ में। शिष्यते माने शेष रहते हैं, और स्वश्री और दुहित्री निवर्तेते ये दोनों हट जाते हैं। ठीक है, माने जब हम किसी भाई और बहन को कहेंगे, माने भाई और बहन को कहेंगे तो क्या है, भाईवाची शब्द से ही दोनों को कह देंगे। बेटा और बेटी को कहेंगे तो बेटेवाची शब्द से ही कह देंगे, पुत्र शब्द से ही कह देंगे दोनों को, पुत्र और पुत्रियों को। ठीक है, लोक में ऐसा प्रयोग होता है। ठीक है।
हाँ मित्रों, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ है, आपको क्षम्यताम। तो मित्रों ये कहा कि जो भ्रातृ शब्द है, जब भाई और बहन को कहेंगे तो भ्रातृ शब्द शेष रह जाएगा, स्वसा हट जाएगा, ठीक है, स्वश्री शब्द हट जाएगा। ऐसे ही पुत्र और दुहित्री शब्द का जब हम कहना चाहेंगे पुत्र और पुत्री को, तो पुत्र शब्द शेष रह जाएगा, पुत्र दुहित्री हट जाएगा। जैसे भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ, ठीक है, भाई और बहन, तो इसको हम भ्रातरौ शब्द से भी कह सकते हैं। भ्रातरौ का अर्थ हो जाएगा कि भाई और बहन, और भ्रातरौ शब्द का दो भाई भी अर्थ हो सकता है, दो भाई भी हो सकता है, परंतु प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ भाई बहन भी निकल सकता है। वो कैसे निकल सकता है? जब हम भ्राता और स्वसा का एक शेष करेंगे तब निकलेगा भाई और बहन अर्थ, ठीक है। चलिएगा, ऐसे ही पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ, ठीक है, माने पुत्रौ का अर्थ क्या हो जाएगा? पुत्र और पुत्री, ठीक है, और दो पुत्र भी हो सकता है, इसलिए प्रसंग के अनुसार देखना पड़ता है। संस्कृत में यही है। तो पुत्र शब्द से कभी कभी पुत्र और पुत्रियों दोनों को कहा जाता है। वेद मंत्रों में अथवा शास्त्रों में आप देखेंगे तो पुत्र शब्द कहा है, तो बहुत सारे लोग क्या है, व्याकरण नहीं जानते, तो वो सोचते हैं कि पुत्र को ही कहा है केवल, पर पुत्र शब्द से वास्तव में जैसे पुत्र से यहां पर पुत्र और पुत्री को कहा जा रहा है, ऐसे ही शास्त्रों में भी पुत्र शब्द से पुत्र और पुत्री दोनों को कहा जाता है सामान्य रूप से, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपका इसमें ये शेष रहेगा, दो है इसलिए द्विवचन हो गया। यदि ये बहुत सारे हो जाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दो, ऐसा भी कर सकते हैं, इसको बहुवचन में कर सकते हैं, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः भ्रातरः च, और स्वसरश्च, ठीक है। तो भ्रातरः बहुवचन में हो जाएगा, माने बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें, तो बहुवचन हो जाएगा, एक शेष हो जाएगा, भ्रातृ शब्द शेष रह जाएगा, ठीक है। तो यहां केवल द्विवचन में दिखा दिया, एक एक को लेकर के। देखिएगा यहां पर जो मैंने आपको समझा ही दिया है, वैसे तो यहां भ्रातरौ का अर्थ भाई और बहन तथा पुत्रौ का अर्थ पुत्र और पुत्री होगा, न कि दो भाई एवं दो पुत्र। यहां पर पुत्रौ का अर्थ दो पुत्र भी हो सकता है और भ्रातरौ का अर्थ दो भाई भी हो सकता है, पर तब इस सूत्र से एक शेष नहीं होगा। तब कौन से वाले से होगा? तब होगा उससे, तरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ठीक है। तो उसकी प्राप्ति नहीं थी यहां पर, इसलिए भाई बहन को कहने के लिए भी करा दी। चलिएगा, ये तो आपका सूत्र हो गया, ये भी कंप्लीट सरल सूत्र है। आइएगा, अब है आपका ये सूत्र में जो पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत विशेष सूत्र है और इसको आपको कहां पर ध्यान रखना है? हमेशा अनुवाद बनाते समय ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं अपनी कक्षाओं में, संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में इस सूत्र को नहीं पढ़ाता, पर इस सूत्र के नियम को बता देता हूं कि ऐसा ऐसा होता है, संस्कृत अनुवाद ऐसे बनाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति हो तो, ठीक है। उस परिस्थिति को आज अब व्याकरण की कक्षा में आप पूरा समझ लेंगे कि वो नियम जो मैं पढ़ाता हूं आपको संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में, वो ये महर्षि पाणिनि का नियम है, ठीक है। चलिए आइए, बहुत नोट कर लीजिए अलग से इस सूत्र को। नपुंसकम नपुंसके नई कवचास्यान्यतरस्याम, ठीक है। क्या है? नपुंसकम नपुंसके नई कवचास्यान्यतरस्याम। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, इसमें कई पद हैं, ठीक है। नपुंसकम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अनपुंसकेन तृतीय विभक्ति एक वचनांतम, एकवत
अव्ययपदम, च अव्ययपदम, अस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनांतम, अन्यतरस्याम अव्ययपदम। ठीक है, अन्यतरस्याम क्या है? ये अव्ययपद है। कितने पद हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 पद हो गए। सभी सरल हैं। समास देखिएगा, इसमें समास है, इसमें तो कोई समास नहीं है, इसमें समास है बस। ठीक है, समास न नपुंसकम अनपुंसकम तेन नपुंसकेन, नहीं तत्पुरुष है, नहीं तत्पुरुष समास है इसके अंदर। निषेध, जो नपुंसक लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग से भिन्न क्या हो गया? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो नपुंसक नहीं है, वो क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, यही तो होता है। चलिए अब कहते हैं, आपको बता रहे हैं ये सूत्र क्या करता है। ये सूत्र करता है कि जो गुणवाची शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या है? जो गुणवाची शब्द हैं, गुण माने गुण का अर्थ है विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द हैं वाक्य के अंदर कई प्रकार के विशेष्य हैं। ठीक है, कई प्रकार के विशेष्य, उन सभी विशेष्यों का कोई एक विशेषण दे रहे हैं। ठीक है, मानिएगा ये ठीक है, और ये, ध्यान दीजिएगा, ये आप इसको भी काला देख रहे हैं, काला, ये भी काला है, ये रिमोट है, ये मोबाइल है, और ये मार्कर पेन है, ये भी काला है, और ये यहां बोर्ड का पेन है, ये भी काला है। ये सभी काले हैं। क्या है? काले हैं। अब काला माने ये मोबाइल है, ये रिमोट है, ये मार्कर पेन है, ये बोर्ड पेन है, ये सब अलग अलग है, परंतु इन सभी का विशेषण हम दे रहे हैं काला, काला दे रहे हैं। ये इनमें कोई शब्द पुल्लिंग है, कोई स्त्रीलिंग है, कोई नपुंसकलिंग है। और अब इनका जो विशेषण होता है, विशेषण का नियम क्या होता है कि विशेष्य के अनुसार उसका वचन और लिंग होता है। ठीक है, तो अब आपको एक वाक्य में यदि कहीं पर इन सभी शब्दों का प्रयोग करना पड़ जाए कि काले मोबाइल को, काले रिमोट को, काले मार्कर पेन को और काले बोर्ड पेन को लाओ, तो क्या करेंगे? इसका मानिएगा पुल्लिंग है, इसका मानिएगा नपुंसकलिंग है, इसका मानिएगा स्त्रीलिंग है। तो आपको तीनों लिंगों के लिए जो काला शब्द है, विशेषण शब्द है, उसका तीनों लिंगों का अलग अलग प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसी एक का तो नहीं कर सकते क्योंकि तीनों लिंगों के। ठीक है, उस अव्यवस्था में व्यवस्था बनाने वाला यह सूत्र है कि भाई आपको भिन्न भिन्न विशेष्यों के लिंगवाची शब्दों का जो विशेषण प्रयोग करना है वो भिन्न भिन्न लिंगों में नहीं करना है, भिन्न भिन्न वचनों में नहीं करना है। उसके लिए एक बहुत सरल व्यवस्था बनाती है। अब मैंने आपको इस सूत्र की भूमिका बना दी है, अब आपको झट से समझ में आ जाएगा ये। चलिएगा, आइएगा। देखिए, अनुवृत्ति इसमें आती है। ठीक है, तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः शेषः, इसकी अनुवृत्ति आती है। आइएगा, अर्थः नपुंसक गुण विशिष्टः शब्दः अनपुंसकेन स्त्री पुल्लिंग गुण विशिष्टेन शब्देन सह शिष्यते। स्त्री पुल्लिंग गुण विशिष्टौ शब्दौ निवर्तेते। अस्य नपुंसकलिंग शब्दस्य च विकल्पेनैकवत् कार्यं भवति। नपुंसक गुणस्यैव चेद् वैरूप्यं स्यात्। मैंने जो बात बताई वही यहां पर कहा है विस्तार से। गुरुजी ने कहा कि नपुंसक गुण विशिष्ट शब्द, नपुंसक लिंग जो वाची विशेषणवाची शब्द, गुणवाची मान विशेषणवाची शब्द
अनपुंसकेन माने अनपुंसकवाची जो गुण विशेषण शब्द है, अनपुंसक माने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, विशिष्टेन माने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग गुण से विशिष्ट वाले जो शब्द हैं, ठीक है। शब्देन सा शब्द के साथ में शिष्यते माने ये वाला शेष रह जाता है नपुंसकलिंग वाला, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंगवाची जो गुण विशिष्टवाची शब्द है वो क्या है, दोनों हट जाते हैं। दोनों माने तो स्त्रीवाची होता है स्त्रीवाची हट जाएगा स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हट जाएगा, नपुंसकलिंग शेष रह जाएगा। विशेषण शब्दों की बात की जा रही, ध्यान देंगे। अस्य नपुंसकलिंग शब्दस्य च, और क्या है जो अब नपुंसकलिंग बचा शब्द, जो विशेषणवाची नपुंसकलिंग शब्द बचा, उसमें भी कहते हैं कि विकल्पेन एकवत भवत कार्यम भवति, उसको भी विकल्प से एकवत कर देते हैं। द्विवचन प्राप्त है तो एक वचन कर देंगे, बहुवचन प्राप्त है तो एक वचन कर देंगे, पक्ष में द्विवचन हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं नपुंसक अनपुंसक गुणस्यैव चेत वैरूप्यम स्यात्, केवल और केवल उन विशेषण शब्दों में क्या होना चाहिए, मात्र इतना ही भेद होना चाहिए कि वो नपुंसकलिंग है, वो स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग है, बस। बाकी सब कुछ एक होना चाहिए, एक जैसा ही शब्द होना चाहिए, ठीक है। आइएगा देखिएगा यहां पर कहते हैं शुक्लश्च कंबल, देखिएगा सरलता समझ लीजिएगा। शुक्लश्च कंबल माने कंबल क्या है, विशेष है, और ये कंबल कैसा है, सफेद है। शुक्ल कंबल माने सफेद कंबल, व्हाइट ब्लैंकेट, ठीक है। और शुक्ला च शाटिका, साड़ी कैसी है, सफेद है। ये शाटिका ये विशेष्य है और ये इसका विशेषण है, ठीक है। और शुक्लम च वस्त्रम, वस्त्र माने कपड़ा कैसा है, सफेद है, ये विशेष्य और ये विशेषण है। समझ रहे हैं आप पूरा। अब यदि किसी वाक्य में ये कहना हो कि सफेद कंबल, सफेद साड़ी और सफेद वस्त्र को लेकर के आओ, तो क्या आप सफेद सफेद के लिए जो शुक्ल शब्द है उसको 3 बार प्रयोग करेंगे? एक बार पुल्लिंग करना पड़ेगा, एक बार नपुंसकलिंग, एक बार स्त्रीलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों, ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। इसका विशेषण है, इसका विशेषण पुल्लिंग बनेगा, इसका बनेगा स्त्रीलिंग और इसका बनेगा नपुंसकलिंग। तो क्या इनका भी प्रयोग तीनों शब्दों का, 3 शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, 3 विशेषणों का? तो कहते हैं नहीं, इसमें से एक हट जाएगा, माने एक बचेगा, 2 हट जाएंगे। कौन से? ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ये वाला बचेगा। ये वाला जो बचेगा ये इसको भी कहेगा, इसको भी कहेगा, माने शुक्ला साड़ी को और शुक्ल कंबल को, उसके शुक्लत्व को भी कहेगा। इसका अर्थ हुआ, अब ये जो शुक्ल शब्द है ये तीन को बता रहा है, कह रहे 3 को बताएगा तो बहुवचन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बहुवचन। तो बहुवचन कह रहे हैं, वो बहुवचन भी विकल्प से कर रहे हैं, अर्थात एक पक्ष में एक वचन रह जाएगा और एक पक्ष में बहुवचन भी कर सकते हैं। एक वचन रहते हुए भी उसका अर्थ क्या होगा? बहुवचन, और बहुवचन के रहते हुए तो बहुवचन होगा ही। अब आप इसको क्या कह सकते हैं? तद इदम, ये दिखाने की प्रक्रिया है, ऐसे प्रयोग वाक्य में नहीं होता। तद इदम शुक्लम। अब मैं आपको वाक्य बनाकर दिखा देता हूं कैसे आपको प्रयोग करना है, ये तो उदाहरण इसी ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। मानिएगा मैं लिखूंगा शुक्लम कंबलम शाटिकाम वस्त्रम च आनयति
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सा शुक्लम कंबलम शाटिकाम वस्त्रम च आनयति। इसका क्या अर्थ होगा? वह सफेद कंबल, सफेद साड़ी और सफेद वस्त्र को लाता है। अब देखिएगा, ये तीन है। अब यहाँ शुक्ल का इसका संबंध इसके साथ भी है, इसका इसके साथ भी है, इसका इसके साथ भी है। तो यहाँ क्या है? तीनों लिंगवाची शब्दों का प्रयोग प्राप्त हो रहा था, तो एक कर दिया, नपुंसक लिंग रहेगा, नपुंसक लिंग बच्चा। अब नपुंसक लिंग बच्चा, अब ये तीन है तो तीन को कहने के लिए बहुवचन होना चाहिए, तो बहुवचन में भी विकल्प कर दिया कि इसको एक पक्ष में एक वचन भी करेंगे तो भी ये बहुत को कहेगा, ये इन तीनों को कहेगा। और एक पक्ष में आप इसको क्या करेंगे? शुक्लानी, नपुंसक लिंग तो रहेगा ये, शुक्लानी ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। माने सा शुक्लानी कंबलम शाटिकाम वस्त्रम चानयति। ठीक है, ये संक्षिप्त हो गया। 3 बार हमें प्रयोग करना पड़ता, ये तो 3 बार ना करके 1 बार में ही काम चल गया। ऐसा अनुवाद बनाते समय बड़ी झंझट खड़ी हो जाती है यदि आपको ये नियम ज्ञात नहीं है तो। ठीक है, ठीक है। तो पक्षे तानी इमानी शुक्लानी, शुक्लानी भी प्रयोग कर सकते हैं, शुक्लम भी कर सकते हैं। मैंने एक उदाहरण बना के दिखा दिया है, इसी प्रकार से आपको बहुत जगह अवसर ऐसा आएगा। ये तो शुक्ल का दिखाया है। कोई भी विशेषणवाची शब्द है और यदि उस विशेषण का भिन्न भिन्न लिंगवाची शब्दों के साथ एक ही वाक्य में संबंध लगता है तो वहां पर एक अव्यवस्था प्राप्त होती है। हमारी समझ में ये नहीं आता कि कौन सा लिंग करें, कौन सा वचन करें। तब इस सूत्र को हमें स्मरण करना पड़ता है कि भाई महर्षि पाणिनि ने व्यवस्था दी है कि एक विशेषण भिन्न भिन्न लिंगवाची विशेषों के साथ में संबंध रख रहा हो तो उसका एक ही बार प्रयोग करना चाहिए, और वो भी नपुंसक लिंग में करना चाहिए, और वो भी एक वचन भी कर सकते हैं, बहुवचन भी कर सकते हैं। समझ गए आप? ठीक है, ये तो यहां पर हो गया, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, यदि कोई दो हैं तो यहां पर द्विवचन भी हो जाएगा। जैसे मानिएगा, इसको मैं हटा देता हूं, अब हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? इसको हटा देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा, आपकी झंझट पूरी खत्म हो जाए, आप एकदम समझ जाए, बस हम इतना रख लेते हैं, शाटिकाम च। ठीक है, हमने ये हटा दिया, वस्त्र को हटा दिया। यदि ऐसा आ जाता है तो स शुक्लम कंबलम शाटिकाम च आनयति। ठीक है, अब यहां पर भी वही नियम लगे, एक वचन हो जाएगा। और दूसरे पक्ष में ये दो है तो यहां पर क्या कहते हैं कि अन्य तरस्याम, क्या कहा है? विकल्पेन ऐकवत कार्यम भवति नपुंसक नपुंसकस्य। माने पक्ष में उसको क्या होगा? यदि दो है, क्या है? दो, तो अब उसको क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कि बहुवचन ही होगा, बहुवचन नहीं, अब यहां पर शुक्ले होगा पक्ष में। दो है तो दो को जो कहेंगे शुक्ले, नपुंसक लिंग में द्विवचन में ये बन जाएगा। तो शुक्लम भी बन सकता है, शुक्ले भी बन सकता है, क्योंकि यहां पर दो है। तो यहां संख्या के अनुसार यहां पर हमको नियम लगा लेना है। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से घटाएंगे। तो बहुवचनम अभूत, माने यहां बहुत सारी तीनों थी, इसलिए चलिएगा, ये नियम आपको समझ में आ गया। हिंदी और मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। ठीक है, जो सूत्र विशेष होता है मैं उसकी तरफ आपको इशारा कर देता हूं, इसको बहुत अच्छी प्रकार से याद रखना है। शुक्ला कंबला, यह पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। शुक्ला शाटिका स्त्रीलिंग है। शुक्लम वस्त्रम या नपुंसक लिंग है। तथा शुक्ला शुक्ला शुक्लम में नपुंसकत्व अनपुंसकत्व गुण का ही वैशिष्ट्य, अर्थात समान है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, बस केवल है, शब्द समान है, प्रकृति तो समान ही है। तो इस सूत्र से नपुंसक लिंग वाला शुक्लम ही शेष रहा, शेष हट गए, माने ये हट गए। इसी प्रकार या इस शुक्लम से कंबल शाटिका और वस्त्र तीनों का बोध कराना है। ठीक है, तो बहुवचन होना चाहिए था, जो ये तीन है, पर इसी सूत्र से पक्ष में एक वत का विधान किया है, माने एक के समान, माने एक वचन भी हो सकता है।
तो एक वचन होकर के तदिदम शुक्लम, ये सब सफेद हैं, ऐसा अर्थ प्रतीत हुआ। पक्ष में तानी मानी शुक्लानी भी बन गया। ठीक है, शुक्लानी भी बन गया। ठीक है, ये तो यहां दिखाने के लिए कहा गया है, इसको नहीं वाक्य में प्रयोग करना आपको, मुख्य रूप से तो यहां बता रहे हैं इस शब्द में। ये तो दिखाने की पढ़ाते समय प्रक्रिया होती है। चलिएगा मित्रों, तो आज की कक्षा में मैंने आपको काफी सूत्र पढ़ा दिए। कितने पढ़ा दिए? 4 पढ़ा दिए लगभग, 1 और 2, 3 और 4। बहुत सुंदर 4 सूत्र पढ़ा दिए आज हमने आपको। चलिए आगे की कक्षा में हम पूरा प्रयास करेंगे, इस पाद को समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब सरल है, आगे कठिन नहीं है। पाद को समाप्त करके और आगे के पाद में भी प्रवेश हो जाएगा आपका, तीसरे पाद का भी आरंभ हो जाएगा आपका। अब चिंता मत कीजिएगा, बहुत तेजी से पाठ चलेगा आपका। ठीक है, चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। और मित्रों, इस अभियान में आप निरंतर हमारा सहयोग करते रहिएगा मित्रों। हमें स्टूडियो का निर्माण करना है मित्रों। स्टूडियो के निर्माण के लिए हम आपसे बहुत ही आग्रह पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप स्वयं आगे आए और अपने सगे संबंधियों को भी निवेदन करें संस्कृत भाषा के प्रचार में तेजी लाने के लिए। हमारा स्टूडियो नहीं बनेगा तब तक हम और तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। स्टूडियो का निर्माण बहुत आवश्यक है और ये काम थोड़ा बड़ा है, इसलिए कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें सैकड़ों व्यक्ति चाहिए, सैकड़ों व्यक्ति चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मित्रों, आप इस काम में अपना पूरा सहयोग दीजिएगा। आप तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं अपना काम 100% ईमानदारी के साथ करता हूं और हमेशा मेरा संकल्प रहता है कि मैं समाज के अंदर कोई गलत संदेश ना दूं, पाखंड को, अज्ञान को बढ़ावा मेरे यहां से बिल्कुल भी नहीं कभी मिलेगा। इस बात के लिए मैं कृत संकल्प हूं। तो हम सभी मिलकर के ज्ञान के प्रकाश में, संस्कृत माता के प्रचार में यदि इस कार्य को खड़ा कर लेते हैं मित्रों, तो बहुत तेजी आ जाएगी। आपके आसपास के लोग भी संस्कृतमय वातावरण में जीने लगेंगे। तो मित्रों, आपसे निवेदन है मेरा कि आप स्वयं 5100 रुपये, 11,000 रुपये के सदस्य बनिएगा इसमें, और अपने पारिवारिक, क्योंकि समर्थ लोग हैं आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पढ़ने वाले, तो आप अपने सगे संबंधियों से भी इसमें सहयोग कराइएगा। यदि आप अकेले करेंगे तो कार्य नहीं बनेगा। आपको अपने, आप अकेले, आपके दूसरे सगे संबंधी, यदि 10 भी सगे संबंधी यदि आप सहयोग करवा देते हैं उनसे, तो ये कार्य खड़ा हो जाएगा जल्दी से। और निवेदन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार आखिर आपकी बात तो मान ही लेंगे। इतना तो मान ही लेंगे कि भाई ये कह रहे हैं, चलो इनकी बात मान लेते हैं, संस्कृत माता के लिए कोई कार्य कर रहा है, चलो उस कार्य को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये आप सभी ने खड़ा किया है, ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, आप सभी का ही है ये। मैं तो केवल इसमें मजदूरी कर रहा हूं, अर्थात कार्य कर रहा हूं। आप देखते होंगे मैं खाली नहीं बैठता, मैं कार्य में लगा रहता हूं। चलिएगा मित्रों, तो आप इसको, हम यही कहेंगे कि आप में से जो भी समर्थवान व्यक्ति हैं वो स्वयं सदस्यता को ग्रहण करें मित्रों, और अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को हाथ जोड़ करके निवेदन करें, जी संस्कृत माता के इस मंदिर को बनाने के लिए आप इसमें सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। चलिएगा मित्रों, आप सभी को प्रणाम करते हैं। इस कक्षा को पढ़ने में हमारे पाठक, कई सारे पाठक हैं जिनसे मैं सीधा संबंध रखता हूं। आदरणीय केसी शर्मा जी हैं, जो बहुत ही लगन के साथ पढ़ रहे हैं, और आदरणीय कांति भाई पांचाल जी हैं, वो भी बहुत परिश्रम के साथ पढ़ रहे हैं। श्रीमती मंजुला शर्मा जी हैं, वो भी बहुत परिश्रम के साथ पढ़ रहे हैं। माता योगेश्वरी जी हैं, वो भी, वानप्रस्थी जी हैं, वो भी बहुत परिश्रम से पढ़ रहे हैं। तो और भी इसमें सैकड़ों लोग पढ़ रहे हैं मित्रों, और आगे भविष्य में 100 वर्ष के अंदर इन कक्षाओं को न जाने कितने लाखों लोग पढ़ेंगे मित्रों। चलिएगा, आप सभी को प्रणाम करता हूं। सर्वेभ्यो नमः।